दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण था, इसमें क्रांतिकारी विचारधारा काफी तेजी से बढ़ी। उसी में आज हम लोग देखते हैं कि ये जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे D.H. किंग्सफोर्ड। ये D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जो है न्यायाधीश है। हमारे क्रांतिकारियों का हौसला कितना बढ़ गया था, हमारे हौसला क्रांतिकारी जो कितने जल्दी भारत को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे, उनके दिल की छटपटाहट दिख रही थी कि जो भी चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उनको मारने में हमको जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं थी। D.H. किंग्सफोर्ड जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे, इन्हें 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को इन्हें मारने का प्लान बनाया जाता है। किसने बनाया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया कि जो D.H. किंग्सफोर्ड थे न्यायाधीश महोदय, इन्हें मारने की योजना बनाते हैं। मारने का प्लान भी पूरी तरह से क्रियान्वित होने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि जिस गाड़ी में इनको बैठ के आना था, उस दिन इनका संजोग ऐसा था कि उस गाड़ी में D.H. किंग्सफोर्ड बैठ के नहीं आए। उसमें कौन बैठ के आए? जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूत रखने वाले व्यक्ति थे, कैनेडी। उसमें जो है उस गाड़ी में इनकी पत्नी, कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठे हुए थे। पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी और ये क्रांतिकारियों को ये लगा कि इस गाड़ी में D.H. किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। इन लोगों ने इनके ऊपर बम फेंक दिया। अब ये कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। जब इन लोगों को पता चला, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, कि अरे हमने तो गलत कर दिया, मारना था D.H. किंग्सफोर्ड को, लेकिन हमने अपने ही साथ, जो हमारे ही साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्तित्व थे, उन्हीं के परिवार को हम लोगों ने खत्म कर दिया। इससे दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि आत्महत्या कर ली। उसके बाद खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है। खुदीराम बोस को पकड़ के लाया जाता है और इन पे मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी दे दी जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस, मात्र 15 वर्ष का बच्चा है। 15 वर्ष के बालक को फांसी दे दी गई। पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र का फांसी पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस। इन्हें जो है खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में फांसी दी गई। बोस को 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई। अब ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि ये क्रांतिकारियों का जो समूह है, ये हुजूम बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और उसी समय जो है, जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनका जो है राज्यारोहण हुआ था। सरकार ने यह सोचा कि कुछ ना ऐसा किया जाए कि ये क्रांतिकारी आंदोलन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो लोगों ने यह देखा कि जब से बंगाल का विभाजन हो गया, तब से क्रांतिकारी जो है ये तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दरबार का आयोजन जो किया गया, किसके लिए किया गया? दरबार का आयोजन हुआ वो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी थी, महारानी मेरी। इनके स्वागत की तैयारी की गई। इसमें जो है, जो दरबार लगा था, उसमें जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत का पूरा व्यवस्था की गई। और क्या किया गया? इसमें यह घोषणा किया गया कि आज से ये महाराजा हैं, ये इंग्लैंड के सम्राट हैं, ये जो है यहाँ पर आए हैं। इनके राज्यारोहण का उद्घोष किया जाता है कि आज से ये जॉर्ज पंचम राजा हो गए। साथ में क्या कहा गया कि ये जो जब से क्रांतिकारी आंदोलन बढ़े हैं बंगाल विभाजन के बाद, ये बंगाल का विभाजन समाप्त किया जाता है। आज से जो है, अभी जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो समाप्त कर दिया गया। साथ में क्या कहा गया कि अधिकांश क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो रहे हैं बंगाल से, महाराष्ट्र से। तो ये जो बंगाल है, कलकत्ता, ये राजधानी अब नहीं रहेगा। अब जो है राजधानी कहां बनाई जाएगी? राजधानी बना दी जाएगी दिल्ली। कलकत्ता के स्थान पर जो है दिल्ली राजधानी बना दी। उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय जो थे, हार्डिंग थे।
जब बंगाल का विभाजन के समापन की घोषणा की गई, जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, तो उस समय के जो है गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। दरबार में जब घोषणा हो गई कि अब राजधानी जो है, राजधानी बदल दी गई, राजधानी कहां हो गई, अब दिल्ली होगी, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। तो हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया, तब हार्डिंग ने क्या किया, हार्डिंग ने एक समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं। समारोह पूर्वक ये दिल्ली में प्रवेश करते हैं। और जब ये प्रवेश कर रहे थे तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को ये अपने पूरे लाल लश्कर के साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं। जब ये पहुंचते हैं चांदनी चौक में, तो इनके ऊपर जो है बम फेंकने की योजना बनाई गई। योजना पहले से बना के रखी थी। किसने बनाया था, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इनके मारने की योजना बनाई थी। अब योजना बनाने में इन्होंने इसको क्रियान्वित करने का कैसे फैसला लिया, इनका एक नौकर था, रास बिहारी बोस का नौकर था बसंत बिश्वास, और इसके साथ में थे मनमंत बिश्वास। बसंत बिश्वास और मनमंत बिश्वास ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बम फेंक दिया। लेकिन संजोग ऐसा था कि लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। ये षड्यंत्र जो है, ये जो बम फेंकने वाला हार्डिंग को मारने की योजना थी, ये दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से। इसमें जो है बसंत बिश्वास और मनमंत बिश्वास को फांसी दे दी जाती है। साथ में इस योजना के खुलासा होने से पहले ही जब रास बिहारी बोस को लगा कि इस दिल्ली षड्यंत्र का खुलासा हो गया, तो ये भाग के पहुंच जाते हैं जापान। ये जापान चले जाते हैं। लेकिन ये क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्तित्व थे, ये जापान में भी नहीं शांत बैठते हैं। उसी समय जो है 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया कि जापान में बैठे हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया। और क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन इन्होंने कर दिया। जब 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, तो उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। क्या हुआ कि जो भारत के राष्ट्रवादियों ने ये देखा कि अब केवल अंग्रेजों से जो मुकाबला करना है, तो भारत में ही रह के इनका जो है विरोध करके नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जो राष्ट्रवादी थे, विदेशों में काम करने वाले, काम तथा साथ में जो विदेशों में क्रांतिकारी थे, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए इन लोगों ने विदेशों में भी संस्थाएं स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों का विरोध किया जाए और लोगों को बताया भी जाए कि अंग्रेज हमारे कितने शोषण कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने लंदन में ही, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी। होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। जब इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी, तो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, या अपने विचार लोगों तक फैलाने के लिए क्रांतिकारी तरीके से इन्होंने क्या किया, एक अखबार निकाल दिया, इंडियन सोशलिस्ट। जब इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की, तो यहां से जो भारतीय पहुंच रहे थे लंदन में, तो इनको ये लगा कि जो हमारे भारत के भाई बंधु आ रहे हैं, ये रहेंगे कहां। तो इन्होंने क्या किया कि लंदन में ही भारतीयों के रहने के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना कर दी। और इसी हॉस्टल में, इंडिया हाउस जो हॉस्टल था, इसी में 10 मई 1908 ईस्वी को गदर दिवस मनाया गया। इसके बाद एक महिला है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। रुस्तम के.आर. कामा। इन्होंने क्या किया कि ये स्टुटगार्ट जर्मनी में है,
ये जर्मनी में स्थित है स्टुटगार्ट। ये क्या किया कि अगस्त 1907 ईस्वी में, अगस्त 1907 ईस्वी में यहां पर अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम चल रहा था। अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया, कांग्रेस में शामिल हुए और यहां पर इन्होंने एक ओजपूर्ण भाषण दिया और भारतीयों की जो भी समस्याएं थी वहां सबके सम्मुख इन्होंने बताया। और अंत में इन्होंने क्या किया कि जब कार्यक्रम समापन पे था, समाप्त हुआ, तो वहां पर इन्होंने सबसे पहले वह भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। लेकिन उस समय का जो तिरंगा झंडा था, जो मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा ने फहराया था, वो लाल, पीला और हरा था। बाद में ये जो लाल और पीला हरा तिरंगा झंडा फहराया गया था मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा के द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में, जो वहां पर अपने कार्यक्रम में जब इन्होंने भारतीयों का पक्ष रखा तो बाद में उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहरा दिया कि हमारा ये पहचान है। यद्यपि इसको भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडे का प्रारूप स्वीकार किया। वो प्रारूप कैसा हुआ कि ये जो होगा उसमें ऊपर केसरिया रंग होगा, बीच में सफेद रंग होगा, नीचे हरा रंग होगा और सफेद के बीच में जो है नीले रंग की एक अशोक चक्र होगा और ये अशोक चक्र में 24 तीलियां होंगी। ये जो तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार किया, उसमें यह कहा गया कि जो तिरंगा झंडा है ये केवल सूती कपड़े या खादी का ही होगा। साथ में ये जो है एक अनुपात में होगा। इसका अनुपात कितना होगा? 3:2। ये बाद में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को लिया गया। लेकिन जो भारत का पहला तिरंगा झंडा लाल, पीला और हरे रंग का जो है फहराया गया था मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में। इन्हें मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा को मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है। विदेशों में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने विभिन्न जगहों पर जो है संस्थाएं स्थापित की, जैसे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने क्या किया? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कर दी, गदर पार्टी की स्थापना कर दी। और इस गदर पार्टी का जो इनको कार्यक्रम था कि ये भारतीयों के साथ साथ जो विदेशों से भी लोग थे, भारत के साथ सहानुभूति रखने वाले थे, उनसे सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये कार्य करते हैं। साथ में लोगों से कहते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज जो है हमारा काफी शोषण कर रहे हैं, आप लोग हमारे बारे में जो है कुछ ना कुछ प्रयास करिए जिससे हमें भी मुक्ति मिल जाए। ये लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी की स्थापना की, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सोहन सिंह। अध्यक्ष सोहन सिंह होते हैं और प्रचार विभाग जो है स्वयं लाला हरदयाल के पास होता है। प्रचार विभाग का जो सचिव होते हैं लाला हरदयाल स्वयं होते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने के लिए कुछ भारतीयों ने भी कई संस्थाओं की स्थापना की, जैसे 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इस होम रूल लीग के जो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित किया, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। और इसका सचिव बनाया जाता है एनसी केलकर को। एनसी केलकर इसके सचिव बनाए जाते हैं। विदेशी महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किया क्या?
एनी बेसेंट ने क्या किया, सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कर दी। रूल लीग की स्थापना की, लीग की स्थापना का, और इसके सचिव बनाए जाते एनी बेसेंट, जो सितंबर 1916 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करती है, इसके सचिव बनाए जाते हैं अरुणेंडल। एनी बेसेंट जो अपनी बातों को प्रचार के लिए कई अखबारों का प्रकाशन किए, भारत की ये स्वतंत्रता के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधारी नहीं थे। ये क्या कहते थे कि भारतीयों को अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो ये उसमें चलाने में अक्षम है। ये भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं थी। तत्कालीन भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू, उस समय सचिव थे मॉन्टेग्यू, इन्होंने क्या किया, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में, जैसे हमारे यहां होता है कि दो संसद में दो भाग हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, या हम कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा, उसी प्रकार से वहां इंग्लैंड में भी दो संस्थाएं हैं, लॉर्ड्स ऑफ हाउस और कॉमन्स ऑफ हाउस। तो इन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को इन्होंने कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव इनका पास कब हुआ, 8 जुलाई 1918 ईस्वी को। यह प्रस्ताव इनका पास हो जाता है 8 जुलाई 1918 ईस्वी को। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को जब ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसको कहा जाता है। और ये जब प्रकाशित होती है तो कांग्रेस जब इसे देखती है तो कांग्रेस में दो धड़ा बन जाता है। जैसे हम लोग पहले ही जानते थे कि कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती थी, नरम दल और गरम दल में। तो इसमें जो है जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होता है तो पुनः ही एक बार कांग्रेस में विभाजन की स्थिति बन जाती है। विभाजन की स्थिति कैसे बनती है कि जो ये राष्ट्रवादी थे, इन लोगों ने क्या कहा कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अर्थात गरम दल वालों ने क्या कहा, गरम दल वालों ने क्या कहा कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है असंतोषजनक पूर्ण और निराशापूर्ण है। जबकि उदारवादियों ने क्या कहा कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत के लिए अच्छा है, ये भारत का मैग्ना कार्टा है, भारत का मैग्ना कार्टा। उदारवादियों ने क्या कहा कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है भारत का मैग्ना कार्टा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में पुनः विभाजन की स्थिति बन गई। जैसे 1907 ईस्वी में विभाजन हुआ था, उसी तरीके से कांग्रेस में दो बार इसके लिए पुनः दोबारा विभाजन की स्थिति बनी। यह भारत का जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 8 जुलाई 1918 ईस्वी को पारित हुआ, इसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसको कहा जाता है। यह जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसमें भारत के लिए प्राविधान क्या किया गया, पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्राविधान था। लोक सेवा आयोग का प्रावधान पहली बार किया गया। साथ में क्या किया गया, जो ये विधानमंडल है, कौन है, विधानमंडल, इन्हें बजट पास करने का पहली बार अधिकार दिया गया कि आप बजट पास कर सकते हैं। ब्रिटानी सरकार ने यह देखा कि जो ये क्रांतिकारी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये काफी चरम सीमा पर जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, और क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं। और जब ये इस आयोग का गठन हो जाता है तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की, 18 मार्च 1919 ईस्वी के, 18 मार्च 1919 ईस्वी को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इनके रिपोर्टों के आधार पर 18 मार्च 1919 को जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 18 मार्च 1919 ईस्वी को एक अराजकता और क्रांतिकारी अधिनियम पारित होता है, जिसे रॉलेट एक्ट, इसे ही रॉलेट एक्ट
एक्ट या काला कानून भी कहते हैं। इसी को रौलट एक्ट या काला कानून भी कहा जाता था। इसे जो है और क्या कहा जाता था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये कानून था। अर्थात इसमें आपको ना तो किसी वकील के सहारे से आपको फुर्सत मिल सकती है, ना तो आप कहीं अपील कर सकते हैं और ना कोई दलील दे सकते हैं। अर्थात अगर सरकार ने कह दिया कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता था। इन सब क्रांतिकारी विचारधाराओं से जब सरकार परेशान हो गई तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के जो नेता थे उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे पंजाब में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। साथ में क्या हुआ कि वहां के जो दो लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को क्या किया गया, पहले से ही कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनके पंजाब में प्रतिबंध था। और ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। इनको क्या किया, अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, इसने बिना किसी कारण के, लोगों को यह भी नहीं बताया कि इनकी गलती क्या है, लोगों को क्या, इनको भी ये नहीं बताया कि आप लोगों की गलती क्या है, इनको गिरफ्तार करवा लिया। अब ये दोनों आदमी गिरफ्तार हो गए। जब ये बात जनता के बीच फैलती है तो पूरी तरह से आग की तरफ फैलती है, चारों तरफ ये फैल जाती है कि हमारे दो प्रमुख नेता जो लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। जनता विरोध जगह जगह पर जो अनशन शुरू कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। अब ये अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, इसने पुलिस बल का प्रयोग किया और पुलिस से क्या कहा कि आप लाठी चार्ज कर दीजिए। जब लाठी चार्ज करने से भी जनता पीछे नहीं हटी, जनता को कंट्रोल करने में जब ये पुलिस वाले फेल होना शुरू हुए तो इसने क्या कहा कि गोली चला दो। अब जब गोली चल गई तो दो क्रांतिकारी मारे गए। अब जब दो क्रांतिकारी मारे गए तो लोगों में भगदड़ मच गई, इधर उधर लोग भागना शुरू कर दिए। लेकिन विरोध अभी भी चरम पर था। इस विरोध की योजना के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। ये विरोध के करने के लिए अमृतसर में किस जगह पर, जलियांवाले बाग में, जलियांवाले बाग में यह कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक बैठक बुलाई गई। किसने बुलाया, हंसराज ने बुलाया और कहा कि जो ये लोग हैं जो ये आतताइयों की तरह हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, इनके विरोध के लिए हमको कुछ करना चाहिए। ये अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हंसराज ने जो बैठक बुलाई, ये कहा कि जो है बैसाखी के दिन, एक पवित्र दिन बैसाखी के दिन शाम को लगभग 4 बजे जो है बैठक होगी, 4 बजे बैठक होगी, लोग एकत्रित होंगे। करीब 20,000 से ऊपर व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, आने की संभावना थी। लगभग इसमें जो 20,000 के लगभग लोग उपस्थित भी हुए, 20,000 के लगभग लोग उपस्थित हुए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि जनरल डायर ने क्या कहा, डायर ने क्या किया कि ये लगभग 9:30 बजे के आसपास इसने क्या कहा कि ये जो सभा हो रही है ये अवैधानिक है। कहा अवैधानिक है। अब इसने 9:30 बजे के बाद इसने कहा कि ये सभा अवैधानिक है और इधर 4 बजे ही बैठक बुला ली गई थी। अब उस समय तो ये सोशल मीडिया का जमाना था नहीं कि लोग बता देंगे भाई चलिए फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर कर दीजिए, सभी लोग जान जाएंगे। सभा में लोग एकत्रित हो गए। अब ये डायर क्या कहता है कि ये पहुंचता है उस सभा स्थल पे, कहाँ, जलियांवाले बाग पर। ये अपने पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ अनाउंस कर दीजिए, यहाँ बता दीजिए लोगों को कि मात्र 3 मिनट के अंदर अगर संपूर्ण जनता हट नहीं जाती तो हम गोली चलवा देंगे। 20,000 जनसंख्या और ये कितना समय देता है, मात्र 3 मिनट। और ये क्या करते हैं, ये डायर अपने
अधिकारियों और अपने पुलिस के साथ ये जो है बाग के मुख्य गेट पर खड़ा हो जाता है। और मात्र 3 मिनट के बाद इसका आतंक देखिए, ये कितना जो है परेशान करने वाला था व्यक्ति। इसने क्या किया कि मात्र 3 मिनट के बाद पुलिस को आदेश देता है गोली चला दो, और पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। तब तक गोली चलती रहेगी जब तक इनके पुलिस वालों के पास से गोली खत्म नहीं हो गई। इस प्रकार से जलियांवाले हत्याकांड नरसंहार में इन्होंने पूरी अमानवीयता का परिचय दिया। अब इस जलियांवाले नरसंहार के बाद भारतीयों में आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया। भारतीयों ने जगह जगह विरोध करना शुरू कर दिया, और जो सरकार की तरफ से उपाधियां मिली होती, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि। इन्होंने जब देखा कि जलियांवाले बाग में नरसंहार की एकदम हद पार हो गई, तो इन्होंने कहा कि हमको विशेष उपाधि किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने भारतीयों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना चाहते। ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी। और क्या हुआ? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नारायणन नायर, इन्होंने जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में इनको सदस्यता मिली थी, वायसराय के कार्यकारिणी में इनको जो सदस्यता मिली थी, उस सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जब ये देखा कि भारतीय अब विरोध पर ज्यादा उतारू हो गए हैं, अब इनके विरोध को झेलना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए इन्होंने क्या किया? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों का एक आयोग गठित कर दिया। 8 सदस्यों का आयोग गठित किया। इसमें क्या हुआ कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। इन लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में इसने क्या दिया कि पूरी तरह से लिपापोती करने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल था, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है, जबकि मालिक खुद ही वो था, बगैर उसके आदेशों का कुछ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह कहा कि उसका कोई दोष नहीं है। इस डायर के ऊपर हल्का सा दोषारोपण किया, ये भी इसकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, डायर को भी हल्का दोषारोपण किया। इसके लिए इसको क्या किया गया? नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी से केवल हटा ही दिया गया। अभी हम आगे जब देखेंगे तो उससे ज्यादा इसको जो है मान सम्मान इंग्लैंड में मिलता है। जैसे ब्रिटानी अखबार है, इस ब्रिटानी अखबार ने क्या कहा कि जो ये डायर है ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। देखते हैं कि जो ये ब्रिटिश सरकार थी, जो लॉर्ड सभा में इसने क्या कहा कि इस डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह रही है, साम्राज्य का शेर इन्होंने कहा। इधर कह रहे हैं कि थोड़ी सी गलती है, यहाँ हमारे यहाँ नरसंहार हो गया, वहां की लॉर्ड सभा, जैसे हमारे यहाँ जो है लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसी तरीके से इनके यहाँ 2 संसद के 2 अभिन्न अंग है। लॉर्ड सभा में इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का ये शेर है जनरल डायर जो था। और क्या हुआ कि इस डायर को जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उसने क्या किया, इससे सम्मानित करने के लिए अभी नौकरी से हटा दी है, क्या गलती। लेकिन वहां पर जब ये ब्रिटेन में पहुंचता है तो इसको पूरा हीरो बना के रख दिया गया। वहां पर जब ये पहुंचता है तो सरकार ने क्या इससे कहा, इसको सम्मानित करने के लिए मान की तलवार की उपाधि, मान की तलवार की उपाधि इसको दे दिया। वहां ब्रिटेन का ही एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट के नाम से एक अखबार था, उसने क्या किया, इसके सम्मान में लोगों से धन एकत्रित किया। कितना धन एकत्रित किया? 30,000 पाउंड एकत्रित करके इसको दे दिया। 30,000 पाउंड उस समय काफी रकम इसको कहा जा सकता था, आज के समय में भी ये काफी रकम है, लेकिन उस समय के लिए एक और बड़ी रकम थी। ये ब्रिटानी अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने इसको एकत्रित करके दे दिया। लॉर्ड हंटर की कमेटी थी, उसने क्या किया कि पंजाब का गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था, इसे जो है दोष मुक्त कर दिया था कि आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन भारतीयों के नजर में ये खटक रहा था। भारतीयों ने कहा कि आज नहीं तो कल हम आपसे बदला लेंगे ही लेंगे, और अपने जो हमारे यहाँ के जो आपने नरसंहार किया था, हमारे भाई बंधुओं को आपने मारा था, उसका हम बदला लेंगे। इस बदले की भावना से धधकते हुए एक व्यक्ति
उधम सिंह इसको ढूंढता हुआ पहुंच गया, कहां? लंदन। उधम सिंह लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन पहुंचते ही इस माइकल वो डायर को मारने की सारी योजना बनाते हैं। और एक दिन वो शुभ घड़ी भी आती है, मार्च 1940 ईस्वी को। मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने क्या किया? माइकल और डायर को गोली मार दी और ये माइकल और डायर मारा जाता है। फिर होना क्या था? उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस वीर सपूत ने क्या कहा कि हमने अपने भारतीयों का जो बदला था उसको ले लिया। कांग्रेस ने जब ये देखा कि ये हंटर आयोग जो था इसने पूरी लिपापोती की और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, तो कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया। कौन सी? तहकीकात कमेटी। इसके अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को दी जाती है। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसके सदस्य बनाए जाते हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, उपल जयकर, अब्बास तैयब जी। कांग्रेस की तरफ से गठित जो तहकीकात कमेटी थी इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और क्या कहा कि इसमें जो सरकार है इसकी भी गलती है, साथ में जो कर्मचारी है इनकी भी गलती है। इनके जो है दोष से मुक्त जो कर दिया जनरल डायर की कमेटी ने वो गलत है, इनके ऊपर भी दोष होना चाहिए। साथ में जो नुकसान हुआ, जो मारे गए हैं उनको जो है आर्थिक मदद की मांग की, आर्थिक मदद की मांग की। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि सरकार जो है कुछ भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मजबूर होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। इससे आगे के जो भी घटनाएं हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।